एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है। रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आठ नवंबर 2016 The 500 and 1000 rupee notes hoarded by anti-national and anti-social elements will become just worthless piece of paper. देखिए, मैं मोदी जी के साथ हूँ इस निर्णय में। ये एक अच्छा जरिया होगा, मैं सोचती हूँ। बहुत अच्छा फैसला है सर। बाकी तो देश के हित में अच्छा है बहुत। 5 साल पहले सर्दियों की रात में इस तरह हमला किया गया जैसे किसी शातिर दुश्मन को पहचान लिया गया हो। अगली सुबह सारा देश सब जरूरी काम छोड़कर बैंकों के सामने लाइन में लगा था। 150 से ज्यादा लोग लाइनों में खड़े खड़े ही दम तोड़ गए। हर दिन बदलती सरकारी घोषणाओं ने आम हिंदुस्तानी पर क्या क्या जुल्म ढाए उसका किसी के पास हिसाब नहीं है। सरकार का मानना था कि नोटबंदी से 3 से 4 लाख करोड़ काले धन का खात्मा हो जाएगा, लेकिन फरवरी 2019 में उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर रहे पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट को बताया कि डीमोनेटाइजेशन और दूसरी एंटी ब्लैक मनी कार्रवाइयों के बावजूद 1.3 लाख करोड़ काला धन ही रिकवर किया जा सका। मैंने एक ईपीडब्ल्यू में लेख छापा था जून में आरबीआई के आंकड़ों के आने के पहले, जिसमें मैंने दिखाया था कि 99% तो करेंसी जनवरी 10 तक ही वापस आ गई थी। और फिर जब मैंने वो लेख लिखा तो फिर आरबीआई ने जब करेंसी सर्कुलेशन के आंकड़े पब्लिश करना बंद कर दिए। पर जब एनुअल रिपोर्ट आई अगस्त में तो उनको जो उसमें मानना पड़ा कि 99% से ज्यादा आ गया, और अगले साल उन्होंने माना कि 99.3% वापस आ गया। तो ये जो सोचा गया था कि 3-4 लाख करोड़ रुपया नहीं आएगा, वो भी नहीं हुआ। सिर्फ 7-8 हजार करोड़ रुपया नहीं आया। अच्छा, वो जो 7-8 हजार करोड़ रुपया नहीं आया वो भी हमें पता है कहाँ था। जो हमारे जो हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट थे वो नेपाल में फंस गए, बांग्लादेश में फंस गए। वो हमारे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसमें थे, दुबई में थे। तो यानी कि वहां पे सब अगर मिला ले तो 10-11 हजार करोड़ रुपए तो वही हो जाता है। यानी कि हमें पता है कि जो नहीं आया 0.7% वो कहाँ पे है। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा जो करेंसी था वो वापस आ गया। तो लोगों ने जिनके पास काला धन था भी, उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपना के उसको भी नए नोटों में कन्वर्ट कर लिया। मतलब उतना ब्लैक मनी था ही नहीं। फिर ये नोटबंदी का हमला क्यों किया गया? इसका असली मकसद क्या था? इस 8 नवंबर को नोटबंदी के 5 साल होने जा रहे हैं। क्या हमें इन सवालों का जवाब मिलेगा? क्या नकली नोटों का सर्कुलेशन खत्म हो गया है? उस समय बैंकों में इतनी अफरा तफरी थी कि उनके पास समय नहीं था कि वो जाली नोट अलग कर सके और असली नोटों को अलग कर सके। तो इसलिए जो वो जाली नोट भी आ गए। अच्छा, अब जाली नोट बाद में जो आरबीआई ने कहा कि हम इसको जो काउंटिंग रिकाउंटिंग करेंगे वगैरह, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी तादाद में 15.44 लाख करोड़ रुपए नोट वापस आना तो बहुत ही ज्यादा है। तो जैसे ही जो नोट आते जा रहे थे आरबीआई ने उनको जो श्रेडिंग करना शुरू कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय करके, और फिर एक कंपनी थी केरला की, वहां पे उसको बोर्ड में बनाने में कर दिया। अब जब आपने नोट श्रेड कर दिया, आपने उनको फाड़ फूड़ दिया, उनका बोर्ड बना दिया, तो फिर आप कैसे काउंटिंग करेंगे? नोटबंदी के बाद जब्त किए गए ज्यादातर नोट 100 रुपए के नोट थे। आरबीआई का डेटा दिखाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 10, 50, 200 और 500 रुपए के मूल्य वर्ग में पाए गए नकली नोटों में हर साल भारी वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं टैक्स रिटर्न्स यानी कि कर भुगतान की। ऐसा दावा है कि नोटबंदी के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। टैक्स कलेक्शन हर साल ही बढ़ता है। 2015 में ये 6.5% था। 2016 में नवंबर की नोटबंदी से पहले टैक्स रिटर्न्स 14.5% बढ़ चुका था। वित्त वर्ष 2017 में यह बढ़कर 20.5% हो गया, लेकिन 2019 में आकर इस दशक में पहली बार इस संख्या में कमी आई। सवाल उठता ये नहीं है कि आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, पर क्या आपका टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है? क्योंकि जीडीपी के अनुपात में क्या आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? और नोटबंदी के बाद टैक्स जीडीपी रेशियो और भी गिर गया है। तो ऐसा नहीं कि इस नोटबंदी से के चलते हुए बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन
होना शुरू हो गया है। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने अगस्त 15 की स्पीच में कहा कि हमारे देश में महज 1.5 करोड़ लोग हैं जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं, तो कहने के लिए तो 6 करोड़ 7 करोड़ लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर नील रिटर्न फाइल करते हैं या बहुत कम टैक्स देते हैं। तो इसीलिए इफेक्टिव टैक्स पेयर जो है वो तो 1.5 करोड़ है, यानी कि देश के 1.1% ही जनता है जो कि इफेक्टिव जो डायरेक्ट टैक्स से देती है, बाकी तो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि नोटबंदी की वजह से टैक्स में कॉम्प्लायंस बढ़ गया है। अब रही कैशलेस इकोनॉमी बनाने की बात, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। The net impression is that it had a significant effect on our growth. And now I'm seeing studies which reaffirm that. So it slowed down our growth. Remember, the world was growing faster in 2017. We slowed down. Right. That was the twin blow of demonetization and GST. And before anybody accuses me of being anti-GST, it's a good idea in the longer run. It's a good idea in the longer run, but it had the short-term teething effects. Let's look at GST. We'll bring that up. So demonetization, were you asked to actually do it as well at some point? No, I was asked my opinion about it, and I've said this publicly before. And you said? I thought it was a bad idea. You said go jump in the lake. No, I didn't say that. You don't say that to the government of India. You say, here are reasons why there are many pros and cons, however. However, yes. I mean. But you were asked and you said no. Thanks. Very negative effects of demonetization, which was done very poorly and I think from an economic point of view, not a well thought out economic initiative, and particularly the point that he made that it affected the part of the economy that's not measured very well, which is the informal sector, which is a very big part of the Indian economy, and those effects are likely to have legs, that is to say, to persist so for a while. 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।